सेकेंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला ये देखें कि इस चैप्टर में क्या क्या आएगा। एक तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग, इसका कंसेप्ट, नेचर, इम्पोर्टेंस। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट। राइट, इसमें कौन कौन सी थॉट्स है? तीन, क्लासिकल, नियो क्लासिकल, मॉडर्न थॉट्स। फिर फ्रेडरिक टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसके बाद में हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फाइनली पीटर एफ ड्रकर। लेकिन पीटर एफ ड्रकर के कंट्रीब्यूशन का खाली एक नटशेल में Introduction. Management is an activity which is carried out since centuries. When we look up at history, हम देख सकते हैं कि मैनेजमेंट अलग अलग एक्टिविटीज, चंद्रगुप्त मौर्य, छत्रपति शिवाजी, ये वॉर स्ट्रेटेजी बनाने के लिए मैनेजमेंट करते हैं। और several management gurus, thinkers, ideologists, authors have periodically rendered new principles through evaluation and reconsideration of management concepts. Thus, the history of concept of management is very ancient, यानी सालों से चली आ रही है ये, and has been changed periodically. From last many years, the ideology of management has been presented through different forms of approaches. Various management gurus, हेनरी फ्योल का कंट्रीब्यूशन, गिलब्रेथ का, मैक्स वेबर, चेस्टर बर्नर्ड, पीटर एफ ड्रकर और सी के प्रहलाद, ये नाम याद रखने के, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हैरोल्ड कुन्स, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी मैनेजमेंट को क्या बोला है? उन्होंने जंगल बोला है। क्या बोला? मैनेजमेंट को जंगल बोला गया। ओके, नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। Principles of management plays role of a guide for managers. In fact, the principles of management are not the rules. It is only the sum and substance of the assumptions, traditions, and experiences. Sum and substance. Different management gurus have obtained conclusions in different situations, and it has been proven प्रैक्टिकल। यानी जो भी हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे आज अपने सीखेंगे वो कहीं ना कहीं पे काम लगते हैं। एज पर इट्स एग्जीक्यूशन, यानी जब उसको अपने इम्प्लीमेंट करते हैं, पीपल गॉट परफेक्ट रिजल्ट्स एज वेल। इसीलिए ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूरे बिजनेस यूनिट में होने वाले सारे प्रोसेस, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डिसीजन मेकिंग, उस सबका क्या हो गए? एक पार्ट हो चुके हैं। इन अ बिजनेस यूनिट, समझना मीनिंग सिंपल लैंग्वेज में, in a business unit some rules principles are might be formed in relation to the human behavior, so the achievement of goal becomes easy. These principles are called as the principles of management. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स किसको बोला जाता है? ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर फॉर्म करने के लिए कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स बनाने पड़ते हैं। मतलब सॉरी, ह्यूमन बिहेवियर को डायरेक्ट करने के लिए हमको फॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स बनाने पड़ते हैं, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बनाने पड़ते हैं, जिससे गोल अचीवमेंट आसान बन जाए। इसको अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। अगेन इट वाज अ फंबल। सी सम रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। कोई भी नियम बनाओ, बराबर, ये कोई भी नियम किस लिए बनाए जाते हैं? याद रखो, मशीन के लिए नहीं, जमीन के लिए नहीं, मकान के लिए नहीं, बट ह्यूमन बिहेवियर को डायरेक्ट करने, टू डायरेक्ट ह्यूमन बिहेवियर। सो उसी को अपने क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ द कंसेप्ट मैनेजमेंट इज द कॉम्बिनेशन, लास्ट चैप्टर में देखा था नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अंदर कि मैनेजमेंट इज अ स्वीट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस. As a science,
It is natural to have principles in it. The principles of management are not rigid as the pure science. वो फिक्स नहीं है, वो रिजिड नहीं है, but they are flexible. इसको अपने चेंज कर सकते हैं. The principles of management have direct relationship with the human behavior. Thus, by making required changes, there is a scope of additional new principles. समझे? मतलब क्या हुआ कि अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम बना रहे हैं आज, तो जरूरी नहीं है कि कल वही सेम काम लगे, उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं. दैट मीन्स दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, दे आर नॉट रिजिड. हम उसके अंदर नए प्रिंसिपल्स को ऐड कर सकते हैं. ह्यूमन बिहेवियर एंड टेक्नोलॉजी are such factors which changes periodically. Thus, the changes take place in the principles of management to cope up with the new changes. तो कोई भी अगर चेंज हुआ, प्रिंसिपल्स के अंदर कोई भी चेंज हुआ, तो वो चेंज नए मैनेजमेंट के अंदर काम लगता है. दैट मीन्स के व्हेनेवर मैनेजमेंट के अंदर लगता है कि कोई चेंजेस आने चाहिए, तो सबसे पहले हम उसको गवर्न करने वाले रूल्स को चेंज करेंगे. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, ये सारा नेचर है, ये जितना भी है ना वो सब नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट. वो क्या है? सिर्फ गाइडलाइन है, वो रास्ता दिखाए कि लेकिन चलना आपको है. दे आर ओनली द गाइडलाइंस. मैंने आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट समझा दिए, बट आफ्टर गेटिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसको कैसे यूज करना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू. वो आप पे डिपेंड करता है. As per the principles of management, the capability of employee could be increased through various encouragement. For example, to consider his service years to make decision about promotion of any employee, while employee gets promotion by considering his capability in other unit. ये समझ में ना आए. देखो, कभी भी प्रमोशन होता है ना, तो बेसिस ऑफ प्रमोशन आर टू थिंग्स. दो तरीके से प्रमोशन होता है. वन तो सीनियोरिटी के बेस के ऊपर, जितने ज्यादा साल आपने गुजारे, और अगर आपने किसी दूसरे से ज्यादा साल गुजारे तो आपको प्रमोशन का हक पहले मिलेगा, यानी बेस्ड ऑन सीनियोरिटी हुआ है. बट अगर आप अच्छा काम करते हो आपको प्रमोशन मिलेगा, तो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस हुआ. तो एक यूनिट के अंदर प्रिंसिपल कैसे अप्लाई किए जा रहे हैं? सीनियोरिटी बेस के ऊपर प्रमोशन, और एक यूनिट के अंदर सीनियोरिटी नहीं लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन के प्रिंसिपल. तो दोनों जगह पे अलग अलग. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड the difference between the principles of management and technique of management. ये दोनों समझना जरूरी है. Methods or techniques are the set of steps taken to achieve the target, while the principles are the guidelines for the decisions which have been taken during implementation of the technique. पहले क्या लिखा है? मेथड्स या तो टेक्निक्स. टारगेट तक पहुंचने का, टारगेट तक पहुंचने के लिए जितने भी स्टेप्स लिए जाते हैं, दे आर मेथड्स और टेक्निक्स. जबकि प्रिंसिपल्स टारगेट तक पहुंचाने का रास्ता बना के देते हैं. स्टेप्स यानी वहां तक पहुंचना, दैट इज टेक्निक. लेकिन उस रास्ते पे, उस रास्ता के ऊपर गाइडलाइन देना, खाली चलाना नहीं, गाइडलाइन देना, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. It is needful to understand the difference between principles and values like techniques. Values are acceptable or preferable. Values सही गलत हो सकती है, वो मोरालिटी पे डिपेंड करती है. मोरालिटी का मतलब सही गलत का फैसला लेना, जबकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, हर जगह काम करते हैं, एंड ये यूनिवर्सल ट्रुथ माना जाता है, यानी हर जगह सही है. तुम ऐसा नहीं बोल सकते प्रिंसिपल बेकार है. Yes, you cannot apply one of the principles in your case, but it doesn't mean that कि वो प्रिंसिपल बेकार है. प्रिंसिपल यूनिवर्सल ट्रूथ यानी हर जगह पे सही है. इसीलिए ये गाइडलाइन किसके लिए? ह्यूमन बिहेवियर. रिमेंबर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ओनली can only be applied for human behavior. उसके अलावा दूसरे किसी के लिए भी नहीं. You cannot do machine arrangement with the help of these principles, but you can always do human beings या तो
अपने स्टाफ का अरेंजमेंट, पर्सनल अरेंजमेंट अपने कर सकते इसके जरिए से, राइट। तो क्या देखा अभी तक सो फार मीनिंग के अंदर कि ये गाइडलाइंस है और ये गाइडलाइंस ह्यूमन बिहेवियर के हमारे बिजनेस के अंदर या तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमन बिहेवियर और टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती, इसीलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को भी चेंज होना पड़ेगा। ये गाइडलाइंस देते हैं लेकिन उसको अलग करना जरूरी है टेक्निक्स से और प्रिंसिपल्स दोनों के बीच में डिफरेंस क्या। टेक्निक्स वो स्टेप्स है जो आप उठाते हो टारगेट तक पहुंचने के लिए, मेथड भी वही है, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ गाइड करते हैं आप, राइट। नाउ सी नेचर, principles of management are not rigid but practical conclusion। ये क्या लिखा है, सॉल्यूशन नहीं कंक्लूजन लिखा है। दैट मींस कि एक प्रिंसिपल बनाया है तो जो प्रिंसिपल है वो कंक्लूसिव है, अब इसके अंदर कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं। आप नए प्रिंसिपल ऐड कर सकते, पुराने प्रिंसिपल जाने दे सकते, लेकिन जो प्रिंसिपल आपने एक बार एस्टैब्लिश कर दिया वो जब तक चेंज ना हो तब तक वही चलता है। तो ये प्रैक्टिकल कंक्लूजन, these principles are the guidelines to perform a task, this relates to task and reason। now what is the meaning of reasoning? रीजनिंग किसको बोला जाता है, रीजनिंग का मतलब लॉजिकल, सोचना समझना। और अभी समझो मैं आपको काम दे रहा हूँ, बराबर, मैं आपको ऐसा बोलूं कि आज का 1000 यूनिट बना दो, पर कोई भी एक सेम पर्सन इतना बड़ा टारगेट नहीं दे सकता। अगर मैं जानता हूँ कि 500 से ज्यादा कोई आदमी बना ही नहीं सकता तो मैं आपको 1000 का टारगेट नहीं दे सकता, राइट। तो ये क्या हुआ रीजनिंग के साथ में, इसका मतलब कि मैं अगर जो भी आपको टारगेट दे रहा हूँ वो टारगेट अचीवेबल होना चाहिए, बराबर। एंड एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट टास्क ऑफ मैनेजमेंट सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन, it provides guidelines to the manager for decision making as per an expert। ये प्रिंसिपल ट्रूथ है बट एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रूथ है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। ट्रूथ का मतलब क्या, हर जगह, एब्सोल्यूट ट्रूथ का मतलब क्या, हर जगह सही, एवरी बिजनेस यूनिट के अंदर जो सही है वो एब्सोल्यूट। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि ट्रूथ है यानी रिलेटिव ट्रूथ, मतलब तुम्हारे बिजनेस के लिए अलग, दूसरे के बिजनेस के लिए, तो ये प्रिंसिपल सही है लेकिन हर बिजनेस के लिए सेम प्रिंसिपल अपने नहीं लगा सकते, हर बिजनेस के लिए अलग अलग प्रिंसिपल हमको लगाने पड़ते। Here rule of exception is also there। as per our discussions regarding the principles of management we can conclude following points। अब इसमें क्या किया जा सकता है, तो पहली बात यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, principles of management can be applied to most of the business, मेजॉरिटी बिजनेस यूनिट के अंदर अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई कर सकते, यानी आप बोल ही नहीं सकते। और याद रखो नॉट अलोन बिजनेस यूनिट, लेकिन जहां पे भी ह्यूमन एफर्ट्स हो ने वो सारे यूनिट के अंदर चल सकते। whenever there is need of human collective effort, देखो क्या लिखा है, ह्यूमन एफर्ट नहीं, ह्यूमन कलेक्टिव एफर्ट। मैं अकेला बिजनेस करूं तो मेरे भी ह्यूमन एफर्ट से चले, बट अकेला नहीं चले, ह्यूमन कलेक्टिव एफर्ट्स, मतलब मिलजुल के काम करने वाले लोग। These principles are required, however implementation of all the principles may change as per the type, form, activity and size of the business। पर इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो चेंज होता रहता है, कैसा बिजनेस है, कैसी एक्टिविटी है, साइज ऑफ द बिजनेस यूनिट क्या है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये मोस्ट ऑफ द बिजनेस के अंदर अप्लाई हो सकता है, इसीलिए बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। हर तरह के बिजनेस में अप्लाई हो सकता है सिवाय के जहाँ पे एक आदमी काम करता है, एक से ज्यादा लोग काम करते हो ने वहां पे आपको लोगों को मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी, और जहां मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी वहां मैनेजमेंट चाहिए, और जहां मैनेजमेंट चाहिए वहां पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, समझे ना, इसीलिए इसको क्या बोला गया, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। बात का मीनिंग समझो, क्या कि हर जगह पे काम लगता है, लेकिन कब, जहां पे कलेक्टिव ह्यूमन एफर्ट्स हो ने वहां पे काम लगता है, बराबर। और ये गाइडलाइंस किस लिए है, तो डिसीजन मेकिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट अंडरलाइन करो, इट प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द मैनेजर फॉर डिसीजन मेकिंग, वो ऊपर वाले पैराग्राफ में। और यहाँ देखो
implementation of these principles may change. लिखा है ना, may change as per the type, form, activity and size of business. इसीलिए इस प्रिंसिपल को हम कॉम्प्रिहेंसिव भी बोलते हैं और यूनिवर्सल भी बोलते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव यानी कंप्लीट, यूनिवर्सल यानी अप्लाइड एवरीवेयर। Now flexible, they are not rigid conclusion, but it is flexible as per situation. When a manager requires, there is a scope for flexibility. Situation change, principle of management को apply करने का तरीका change. When these principles do not seem to match in some situation, management इसको change कर सकते हैं। जैसे कि लार्ज बिजनेस यूनिट के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अगर बिजनेस के अंदर 5-6 लोग काम करते हो तो वहां डिवीजन ऑफ लेबर अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर ऐसा नहीं है कि ये प्रिंसिपल बेकार है, प्रिंसिपल सही है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ किया जाए वो डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। यानी मतलब वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस के वेदर योर बिजनेस यूनिट इज लार्ज और स्मॉल। इफ इट इज लार्ज यू कैन अप्लाई दिस प्रिंसिपल, बट इफ इट इज स्मॉल यू कैन नॉट। नाउ द जनरल, नेक्स्ट है जनरल गाइडलाइंस। ये जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो डिफरेंट एक्सपर्ट ने अलग अलग सिचुएशन में दी। एट द टाइम ऑफ मैनेजिंग अ बिजनेस यूनिट, डेस्परेट, अब डेस्परेट वर्ड है, यहाँ डिस्पारेट लिखा है एंड दिस इज करेक्ट। ये वर्ड का मीनिंग मैं आपको बताऊं। डिस्पारेट यानी डिफरेंट, इसको इन्हें हेट्रोजीनियस या तो डिफरेंट इन क्वालिटी भी बोल सकते हैं, क्वालिटी में अलग अलग, उसको डिस्पारेट बोलते हैं। डिस्पारेट इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आर अराइजिंग। कई बार क्या अपने वर्ड को पढ़ते नहीं है बराबर, डेस्परेट समझ लेते। अब डेस्परेट का मतलब तो क्या, डू और डाई की सिचुएशन। यहाँ डू और डाई का आएगा, यहाँ जरूरी नहीं है ना वो, इसीलिए हम यहाँ पे क्या ध्यान देंगे कि यहाँ डिस्पारेट लिखा हुआ है, एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आर अराइजिंग। द फॉर्म ऑफ दीज इश्यूज मे बी डिफरेंट एज पर द यूनिट, which could not give similar results for each unit in all situations. Thus, the principles of management could not be strictly applied for each unit, but can get desired results by accepting the principle as only guidelines and by using it in favorable situation. लिखा यह गया है कि हम हर जगह पे these are general guidelines, समझो। अब पहले तो वर्ड का मीनिंग समझो। जनरल गाइडलाइंस का मतलब मैंने आपको गाइड किया, रास्ते पे चलना आपको है, तो आप सक्सेसफुल हो या फेलियर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके आने वाले स्टेप्स यानी मेथड्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने रास्ता दिखाया, पर उस रास्ते के ऊपर जो स्टेप्स लिए जाएंगे वो तो आपके द्वारा लिए जाएंगे। सो हर बिजनेसमैन सक्सेसफुल नहीं होता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जनरल गाइडलाइंस बोलते हैं, जिसका मतलब अगर इसको अप्लाई किया गया, इट डज नॉट गिव यू द गारंटी कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कैसे अप्लाई करते हो, इसीलिए उसको जनरल गाइडलाइंस बोला जाता है कि अगर फेवरेबल सिचुएशन है तो आप सक्सेसफुल, और अगर फेवरेबल नहीं है सिचुएशन तो आप सक्सेसफुल नहीं भी हो सकते। Then it is written based on human behavior, as human is at the center of the management. इंसान सेंटर में, the principles of management may seem to have a big effect on human behavior. Principle of management is direct relationship with the human behavior, and as the human behavior is a psychological phenomenon, it is necessary to consider while implementing principles of management. अब इतना लंबा लिखा है, एक लाइन के अंदर अगर समझना हो तो याद रखो कि ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर के लिए, इट इज नॉट फॉर मशीन्स। मैं आगे भी समझा चुका, फिजिकल असेट्स के लिए नहीं है, इनएनिमेट असेट्स के लिए नहीं है, मुर्दा असेट्स के लिए नहीं है, जिंदा असेट यानी वो कौन, हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए। तो जहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर आते हैं वहां पे ह्यूमन साइकोलॉजी आती है, और जहाँ ह्यूमन साइकोलॉजी आती है वहाँ ये क्वेश्चन आता है कि डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एंड व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन दैट मीन्स कि हर इंसान को समझ के उसको काम सौंपना पड़ेगा। तो इसीलिए हमको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत
पड़ती है। द नेक्स्ट इज कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी का मतलब कोई चीज एक्सीडेंटली तुम्हारे सामने आ जाए, दैट इज कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी इज one of the element to apply the principle of management. Achievement of goal can be made easier by a unit with taking required decision through uses of these principles in certain unfavorable situation. अब मैंने तो सही सही सुना था, सही सही सोचा था, सही सही ऐसा मान के चला था कि ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन बीच में घुस गया कोरोना। अब मैं ये सिचुएशन में क्या करूं? दिस इज कंटिंजेंसी। आपने कई बार मूवीज के अंदर सुनते हैं कि प्लान ए प्लान बी, तो दिस प्लान बी इज ऑलवेज देयर फॉर कंटिंजेंसी, कि अगर कोई सिचुएशन चेंज हो गई तो हम क्या करें। सो हाउ टू प्रिपेयर फर्स्ट फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट प्लान, दैट इज प्लान ए, एंड हाउ टू प्रिपेयर ऑल्टरनेटिव प्लान, दैट इज प्लान बी, वो भी इसी प्रिंसिपल से बता दो। तो यहाँ लिखा गया है कि सच एज टू पे appropriate and reasonable wages to the employees. These criteria, अब देखो ये भी बात है, फेयर एंड रीजनेबल वो किस पे डिपेंड करता है? कंटिंजेंसी पे डिपेंड करता है, और साथ में नेसेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और साथ में तुम्हारी पे करने की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अब मैं तो चाहता हूँ कि मैं हर एम्प्लॉय के 1 लाख रुपए का पगार दूँ हर महीने, पर 1 लाख रुपए जितने हर एम्प्लॉय के लिए कमाने की ताकत भी मेरे बिजनेस में होनी चाहिए। इतना प्रॉफिटेबल अगर बिजनेस इतना हो तो फायदा क्या? बात समझ में आ रही है ना? तो ये कंटिंजेंसी हुआ कि जो भी हम जितने भी फैक्टर्स है वो फैक्टर्स को ध्यान में रख के काम करें, और जब भी लगे कि यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है भी चेंज। ओके, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी और कंटिंजेंसी दोनों साथ साथ में चलते। सो 5 अलग अलग नेचर के अंदर पॉइंट्स आते हैं। पहले यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, एवरीवेयर कैन बी अप्लाइड बट डज नॉट मीन दैट कि वो हर जगह पे सेम अप्लाई होगी। डिपेंड्स अपॉन साइज, फॉर्म, एक्टिविटी एंड टाइप ऑफ द बिजनेस यूनिट, राइट। बट फ्लेक्सिबल का मतलब चेंज किया जा सकता है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सम प्रिंसिपल्स में बी अप्लाइड बट इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन सम कैन नॉट बी। तो इसके बाद आता है जनरल गाइडलाइंस, यानी ये सिर्फ गाइडलाइंस है, उसको स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं किया जा सकता, बट डिजायर्ड रिजल्ट लाने के लिए अप्लाई करो, चेंज करके उसको अप्लाई करो। एंड ये ह्यूमन बिहेवियर को सिर्फ गाइड करते हैं, एंड दे आर साइकोलॉजिकल फिनोमेना। एंड फाइनली कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी यानी क्या? कंटिंजेंसी का मतलब कि अगर कोई भी सिचुएशन चेंज हुई तो वो सिचुएशन के वक्त हम उसको बदल सकते हैं, राइट। नाउ सी importance of principles of management. This one is one of the important questions, right? फेयोल के प्रिंसिपल जितना इंपॉर्टेंट कोई नहीं। हेनरी फेयोल, कंफ्यूज मत होना, इस बार से क्वेश्चन भी समझाना स्टार्ट करो। तुम लोग क्वेश्चन में बहुत गड़बड़ करते। व्हेन आई आस्क्ड यू मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, तो सबने प्रोफेशनल लिखा था, मैनेजमेंट तो उसमें था ही नहीं। अभी टेस्ट में पूछा था मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, बराबर, तो प्रोफेशन परफेक्ट लिखा था सब, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट भी आ गया, सब आ गया उसको। बट आप उसको मैनेजमेंट के साथ कंपेयर नहीं कर रहे। तो सवाल ऐसा नहीं था कि प्रोफेशन एक्सप्लेन करो, सवाल ये था कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन एक्सप्लेन करो। बात समझे ना? तो ये क्वेश्चन को समझ के उसको लिखना है। तो मैं इस बार से खास याद रखना, टफ वन इज ओसीए। क्वेश्चन में ने एक लाइन को भी खाली पूछ लेंगे कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस नॉट एब्सोल्यूट गाइडलाइंस। क्या करोगे? समझ के लिखना पड़ेगा, बराबर नहीं। फिर ऐसा पूछ लिया जाए कि कंटिंजेंसी, उसको खाली समझाना है 3 मार्क के अंदर, कैसे समझाओ? है तो 4 बार लाइन इसके अंदर, ये समझाना, ये प्रिपेयर कराना, समझे ना? टेक्स्ट बुक कंपलसरी टेस्ट होनी चाहिए। कल घर भेजूंगा नहीं, भेज दूंगा वापिस, ये पूरे चैप्टर में नहीं बिठाऊंगा, याद रखना। Importance. Principles of management provides a vision to managerial behavior and highly affects the management works. Managers are using it for achievement of goals.
These principles direct the managers for decision making. लिखा है ना? अब ये की रोल प्ले करते, कितनी भी बुराई कर लो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये बेकार है, काम नहीं लगते, प्लानिंग चेंज होता रहता है, कुछ भी कर लो, बट इट रिमेन्स, वो इम्पोर्टेंट रहेंगे. इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी. Principle of management is providing guidelines to managers to perform tasks in different situations, due to which improvement in functioning of a business unit and gain in managerial efficiency is also seen. अब क्या लिखा है? सिंगल वर्ड है, मैनेजरियल एफिशिएंसी, उसको इंक्रीज करना है. तो कैसे इंक्रीज करेंगे? मैनेजर तो है, लेकिन अगर वो प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेगा तो उसके लिए एक रास्ता बनेगा. मैं आगे से बोलता जा रहा हूँ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, कि ये आपको एक रास्ता दिखा रहा है कि यहाँ इस रास्ते पे चलोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा, राइट? तो अगर मैं बिजनेस का फंक्शनिंग प्रॉपर चाहता हूँ, आई नीड टू इम्प्रूव प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. Then it is written, maximum usage and effective administration of resources. Mostly availability of human and physical resources are limited. ये हम जानते हैं, हमारे पास जो resources हैं, they are never unlimited, they are always limited. Physical resources भी और human resources. Physical resources like machines, raw material etc. और human beings तो हम जानते ही हैं. It is unavoidable to make its maximum usage. मतलब अगर कोई चीज लिमिटेड है तो इसको पूरा यूज करना हमारे लिए जरूरी है. इफ यू डोंट यूज देम प्रॉपर्ली तो बात खत्म. हियर मीनिंग ऑफ द वर्ड मैक्सिमम इज दैट टू मेक यूजेज ऑफ द रिसोर्सेज थ्रू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, whereas they can get maximum benefit with minimum costing. मैक्सिमम बेनिफिट लेकिन कॉस्ट कैसी? मिनिमम, कम से कम कॉस्ट के अंदर इसको कंप्लीट करना है. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ मैक्सिमम जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम बेस्ट, ऑप्टिमम या बेस्ट पॉसिबल. फिर लिखा गया है हेल्पफुल फॉर साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजंस. डिसीजंस शुड always be based on facts, thoughtfulness, objectives and justifiable. पहले तो फैक्ट लिखा है तो मतलब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे डिसीजन के पहले, उसके बाद में थॉटफुलनेस मतलब प्रैक्टिकल डिसीजन होने चाहिए, फिर आप ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखोगे, एंड फाइनली जस्टिफाइबल, अचीवेबल, जिसको अपने मान सके कि ये हो सकता है. वैसे मोreover डिसीजन शुड बी टाइमली, टाइम भी रियलिटी बेस्ड होनी चाहिए एंड इफेक्टिव होनी चाहिए. अंडरलाइन करो, डिसीजन शुड बी टाइमली, रियलिटी बेस्ड एंड इफेक्टिव. Then management principles provide a key role for taking appropriate decisions. Using management principles, decisions can be made appropriately, timely, without partiality and unbiased. यानी कोई भी पार्शियलिटी के बिना आप डिसीजन ले सकते. इसका मतलब अगर अपने को एक बात समझ में आती है कि 4 लोगों ने मिसबिहेव किया, तो अपने पास एक रूल बुक होगी कि ये रूल बुक के अंदर जो पनिशमेंट है वो सबको अप्लाई, एक जन को नहीं सबको अप्लाई. इसीलिए लिखा है कि विदाउट पार्शियलिटी एंड अनबायस्ड, दोनों का मीनिंग सेम. टू कोप अप विद द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट. अब ये ऑर्डिनरी गाइड, इसका मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट जब भी चेंज होता है तब उसको काम करना चाहिए, तो ये काम करता है, ऑलवेज इट वर्क्स. फिर लिखा गया है टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिजनेस इज इंडिविजिबल पार्ट ऑफ कम्युनिटी. प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज द एम ऑफ द बिजनेस. प्रॉफिट क्या है? बिजनेस का टारगेट, बिजनेस का एम, बट इट इज नॉट द ओनली एम. ये फाइनल टारगेट नहीं. डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, क्या करेंगे? अपने सोसाइटी को डेवलप करना. ये अंडरलाइन करो, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी आर आल्सो द एम्स ऑफ बिजनेस. तो इसको इफेक्टिव बनाने के लिए बिजनेस आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्ले करने में भी हेल्प करता है. एंड नाउ द लास्ट वन, यूजफुल फॉर रिसर्च, training and development. Management principles are main part of management thoughts. Only by using the management principles, task of training, education and development is possible. Like now, aptitude test हम देते हैं. एप्टीट्यूड टेस्ट यानी आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं वो देखने की,
राइट। जैसे कि एग्जाम्पल, आप अगर एमबीए करना चाहते हो तो जो पहली टेस्ट ली जाती है आईआईएम के द्वारा, सीएटी, वो क्या बोलते हो, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब आप मैनेजमेंट करने के काबिल हो कि नहीं वो देखा जाए। आपको इतना इंटरेस्ट है कि आपने इसको अभी तक इतना स्टडी किया है, तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट। पर ये तो किसके लिए था, एडमिशन के लिए। वैसे ही एप्टीट्यूड टेस्ट आपको कोई जगह पे अपॉइंटमेंट के लिए भी लिया जाता है कि आप जिस काम के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उस काम में आपको कितना इंटरेस्ट है। These aptitude tests are prepared through research and by implementing and using management principles through which appropriate employees are appointed। यानी मतलब पर जो लिखा है ना, ओनली बाय यूजिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, वो वाला अंडरलाइन करो पॉसिबल तक। और यहाँ लिखा है कि जब तक अपने रिसर्च नहीं करेंगे और इस रिसर्च को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो है वो इतने इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे। इसीलिए ये आपको रिसर्च और डेवलपमेंट करने में भी काम लगता है।